नमस्कार। राजनीति में जातीय समीकरणों का बड़ा महत्व है और आज़ादी के बाद से अभी तक जातियों को लेकर कई तरह के समीकरण और नामकरण होते रहे। ऐसा ही एक नामकरण था पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खास तौर से अजगर। क्या था अजगर, क्या थी अजगर की राजनीति और उसका दम कितना था? राष्ट्रीय लोकदल जो आज राजनीति में लगभग हाशिए पर है, उसका दम अजगर ही था। चौधरी चरण सिंह की पार्टी का एक वो आधार भी था। तो आज इस पर हम चर्चा करते हैं। पहले जान लेते हैं कि वर्तमान में कौन कौन से जातीय समीकरण सक्रिय हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। फिर हम अजगर पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि अजगर कैसे बना और कैसे वो खत्म हुआ और उसे खत्म होने का नफ़ा नुकसान किसको हुआ। तो जो आज समीकरण सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है समाजवादी पार्टी का समीकरण, जातीय समीकरण, जिसका नाम है पीडीए, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव ने अतीत की बहुत सारे राजनीतिक घटनाओं से, राजनीतिक परिणामों से और समीकरणों से सीख लेते हुए एक नया समीकरण ईजाद किया। इससे पहले समाजवादी पार्टी का एक समीकरण था MY, यानी कि मुस्लिम यादव। ये भी जातीय और धार्मिक समीकरण था। लंबे समय तक मुलायम सिंह यादव ने इस समीकरण से अपनी राजनीति को धार दी और सफलता भी पाई। लेकिन अखिलेश यादव ने इसका स्वरूप बदला और उसको पीडीए कर दिया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कर दिया। इसी के साथ एक समीकरण जैसे बिहार में है, वो लवकुश समीकरण है, यानी कुशबा और कुर्बी जातियों को मिलाकर जो एक समीकरण बना, उसका बड़ा प्रभाव, बड़ी चर्चा उसकी रहती है। ऐसे ही एक जमाना था जब लालू यादव का उद्भव हुआ, तो लालू यादव ने एक जातीय समीकरण दिया और उसका नामकरण किया, बड़ा रोचक नामकरण उन्होंने किया। उन्होंने कहा भूरा बाल, और उन्होंने नारा दिया, लालू यादव ने, भूरा बाल हटाओ। अब भूरा बाल से उनका आशय क्या था? सवर्ण जातियों के विरोध में पिछड़ों को लामबंद करना उनका उद्देश्य था। और ये भूरा बाल में सभी सवर्ण जातियां बिहार की आती थी। भूरा बाल का मतलब था भूमिहार, राजपूत, लाला और ब्राह्मण, ये चार जातियां भूरा बाल में थी। ये समीकरण लंबे समय तक लालू यादव का आधार रहा। बहुजन समाज पार्टी का जब उद्भव हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो ये भी एक नारा लेकर आई थी, वो भी जातीय नारा था और बड़ा तीखा था वो। उसकी बड़ी प्रतिक्रिया हुई उससे, लेकिन उससे बहुजन समाज पार्टी की लोकप्रियता भी बढ़ी। उनके अपने समाज में एक बड़ा सकारात्मक संदेश गया कि हमारे नेता लोग तो, काशीराम जी और मायावती जी तो बहुत साहसी हैं। उन्होंने कहा था, तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तिलक मतलब ब्राह्मण और तराजू वैश्य वर्ग, तलवार से आशय राजपूत और क्षत्रिय जातियों को था। यह नारा भी एक बहुत रोचक ढंग से चलता रहा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और उसके पहले जनसंघ के रूप में थी। कांग्रेस भी राष्ट्रीय दल होने के नाते कांग्रेस ने भी कभी कोई जातीय नारा नहीं दिया। हालांकि वो कहते रहे कि वो सवर्णों की, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों की और दलितों की हितैषी है, लेकिन कोई ऐसा नारा नहीं गढ़ा। ये नारे गढ़े क्षेत्रीय दलों ने, लेकिन इसका प्रयोग नारेबाजी का, जातीय समीकरणों का, ये बहुत पहले होता रहा। हालांकि कभी इस नारे को, इसका नारा नहीं दिया राष्ट्रीय लोकदल ने, लेकिन एक अजगर समीकरण भी था। ये समीकरण ऐसा था जिसकी बहुत चर्चा तो नहीं होती थी, और जिन्होंने ये समीकरण ईजाद किया वो चौधरी चरण सिंह भारत रत्न हैं और भारतीय राजनीति के एक शिखर पुरुष रहे। उनका बहुत सम्मान था। चौधरी चरण सिंह बहुत सुचितापूर्ण और आदर्शवादी राजनीति के प्रतीक थे। किसान जाति से उनका बड़ा लगाव था, जाट थे
और आर्य समाजी जाट थे। आर्य समाज का उन पर बहुत गहरा प्रभाव था, उनके नियमों को बहुत अच्छी तरह से मानते भी थे। प्रखर राष्ट्रवादी थे लेकिन स्पष्टवादी भी थे। उन्होंने जब कांग्रेस से अलग होकर राजनीति शुरू की, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने के बाद जब उन्होंने अपना आधार शुरू किया 1971 में, तब उन्होंने बीकेडी बनाई थी। अब बीकेडी का आधार बढ़ाने के लिए उन्होंने जिन जातियों पर फोकस किया, उन्होंने कोई नारा नहीं दिया। जिस हम अजगर की बात कर रहे हैं उसका कभी नारे के रूप में चौधरी साहब ने कभी उसका उपयोग नहीं किया, लेकिन वहाँ एक समीकरण था जरूर। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में, यानी बिहार तक, मध्य प्रदेश तक, उत्तराखंड तक और सब हरियाणा, पंजाब, जितने भी आसपास के उत्तर राजस्थान, जितने भी राज्य थे आसपास के उत्तर भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र, उसके उस क्षेत्र में जो प्रमुख रूप से जो क्षत्रिय जातियां थी उन पर उन्होंने फोकस किया। ये अजगर का आधार थी। इसमें अहीर, जाट, गुजर और राजपूत, इन चार जातियों पर उन्होंने फोकस किया था और पूरे पश्चिम से लेकर बिहार तक उनके साथ ये जातियां जुड़ गई और उन्होंने तमाम नए नेता भी इसमें पैदा किए, जिसमें चौधरी चरण सिंह के बहुत सारे अनुयायी ऐसे हैं जो आज राजनीति के बहुत बड़े स्तर पर हैं और या रहे हैं, जैसे मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव समाजवादी थे लेकिन राजनीति उन्होंने की जो संसदीय राजनीति की शुरुआत की वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ ही की। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मोहम्मद आजम खान और बहुत सारे ऐसे नेता जो बहुत बड़े स्तर पर रहे, वो सब चौधरी साहब के राजनीति के संरक्षण में ही कभी न कभी रहे। और ये समीकरण इतना मजबूत था कि इससे जब उनका आधार बहुत अच्छी स्थिति में जब वो थे पार्टी के रूप में, संसदीय स्थिति में, तो जब जनता पार्टी बनी तो जनता पार्टी में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और 1977 में जब जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा तो जो चुनाव चिन्ह था हलदर, वो चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल का ही था। तब इसका नाम बीएलडी था, भारतीय लोकदल। बीएलडी के नाम से ही पूरे देश भर में चुनाव चिन्ह आवंटित हुए और पूरा चुनाव लड़ा गया और हलदर जो चुनाव चिन्ह था वो उसी चुनाव चिन्ह पर लड़ा गया। इसका आशय स्पष्ट है कि उनकी लोकप्रियता कितनी अधिक थी और कितनी पहचान थी। उनको सीटें भी बहुत अच्छी संख्या में, उनके जो गुट था ये बीएलडी वाला, इसको अच्छी स्थिति में मिली। यही वजह थी कि वो केंद्रीय गृह मंत्री भी बने। लेकिन कालांतर में ये अजगर समीकरण टूट गया और उनके जो उत्तराधिकारी थे चौधरी अजित सिंह, उन्होंने इन समीकरणों पर कभी ध्यान नहीं दिया। उसकी वजह से राष्ट्रीय लोकदल का पराभव होना शुरू हुआ। धीरे धीरे वो ग्राफ नीचे आने लगा। जिस ग्राफ को बहुत चरम पर पहुंचाया चौधरी साहब ने, वो धीरे धीरे कम होने लगा, नीचे आने लगा। और उसमें चौधरी अजित सिंह की भी कोई बहुत ऐसी लापरवाही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ परिस्थितियां भी ऐसी आ गई थी। परिस्थितियां आई बीपी सिंह की सरकार के समय, जब प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन लागू करके पिछड़ी जातियों को आरक्षण दे दिया और उधर राम जन्मभूमि आंदोलन चरम पर था। तो ऐसी स्थिति में ये जो अजगर समीकरण था ये टूट गया। कुछ जातियां आरक्षण में चली गई, जिसमें खास तौर से यादव उस समय गए, बाद में गुजर भी शामिल हुए और जाटों को भी कुछ क्षेत्रों में आरक्षण मिला, कुछ जगह नहीं मिला है। तो वो समीकरण, और राजपूत जाति रही तो उनका समीकरण से कोई मतलब नहीं था इससे, फिर इसके आगे तो वो बिल्कुल अलग हो गए। तो ऐसे में ये समीकरण टूट गया और इस समीकरण के टूटने का प्रभाव ये हुआ कि फिर चौधरी अजित सिंह दूसरे दलों से समझौते करने लगे और उन्होंने समझौता कांग्रेस से भी किया, एनडीए से भी किया, कांग्रेस में शामिल भी हो गए, कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़े, कई बार अलग भी लड़े, कई लगातार लोकसभा चुनाव, 2 लोकसभा चुनाव लगातार हारे भी। बहुत उनको अपने संगठन को सरवाइव करने में काफ़ी कठिनाइयाँ आने लगी। ये कारण
ये जो समीकरण था पश्चिम उत्तर प्रदेश का अजगर समीकरण, इसके टूटने के कारण ही हुआ। हालांकि ये परिस्थितिजन्य था, लेकिन इसको संभाल कर रखा जा सकता था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन जातियों का प्रभुत्व है, इसे नकारा नहीं जा सकता। इनके बीच के अगर कोई विवाद थे तो उनको भी निपटाना चाहिए था। और एक खास बात और थी चौधरी चरण सिंह की राजनीति की, कि उन्होंने जो ये जातियां थी जिनको अजगर के नाम से इनकी चर्चा होती थी, हालांकि हम फिर कह रहे हैं कि चौधरी साहब ने कभी जातीय नारा दिया नहीं, उन्होंने कभी अजगर को के नाम पर वोट नहीं मांगा, लेकिन हाँ उन्होंने इन जातियों का ध्यान रखकर उनको संगठित जरूर किया और इन सभी क्षत्रिय जातियों का उन्होंने एक मजबूत गठबंधन बनाया और इसके साथ मुस्लिम समाज को भी जोड़ा, मुस्लिम वर्ग भी जुड़ा इसके साथ, इसलिए ये बहुत बड़ी ताकत थी। अब हम इस अजगर की और चौधरी चरण सिंह की राजनीति की सफलताओं की भी चर्चा करना चाहते हैं। वो आधार हम डाटा का लेंगे, आंकड़ों का लेंगे, और इसके बाद जब थोड़ा पराभव हुआ है या उनका ग्राफ नीचे गिरा है तो उसकी भी चर्चा आंकड़ों के आधार पर ही करेंगे, क्योंकि आज की स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल के पास लोकसभा में मात्र 2 सीटें हैं और विधानसभा में 8 विधायक हैं। तो क्या स्थिति रही है लोकदल की आंकड़ों के हिसाब से, आज उस पर भी चर्चा कर लेते हैं और इसको जोड़कर देखते हैं कि इस समीकरण के टूटने से उन्हें कितना नुकसान हुआ है। अगर समीकरण न टूटता तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में या कहे कि उत्तर भारत में राष्ट्रीय लोकदल सबसे बड़ा ताकतवर संगठन होता। लेकिन ये परिस्थितियां हैं, अब हो सकता है कि कोई समीकरण फिर से उभरे और आरक्षण की राजनीति से, जातीय जनगणना और जातीय राजनीति के मकड़ जाल से राजनीति बाहर निकल भी पाएगी कि नहीं पाएगी, और आरक्षण में गई जातियों को और बगैर आरक्षण वाली जातियों का गठबंधन फिर से होगा कि नहीं होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ये संभावित आगे के प्रश्न हैं जिनका समाधान ढूंढना आसान नहीं है और इनको इकट्ठा करना भी अब बहुत मुश्किल हो गया है। तो देखते हैं आंकड़ों की नज़र में। जब चौधरी चरण सिंह ने राजनीति शुरू की, हम 1971 के बाद बात करेंगे। 1971 के बाद ही चौधरी साहब का राजनीति में प्रभाव बड़े केंद्रीय राजनीति में, मुख्यमंत्री तो वो रहे उससे पहले, लेकिन वो संसदीय राजनीति में जब उतरे तब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उसका नाम बीकेडी था। बीकेडी की सफलता कैसी रही, कितनी रही, इस पर भी चर्चा करते हैं। 1971 के चुनाव में बीकेडी को वोट अच्छा मिला, 12.59% वोट था, लेकिन सीट केवल 1 मिली। और 71 का चुनाव स्वयं चौधरी साहब ने मुजफ्फरनगर से लड़ा था और वो चुनाव हार गए थे। विजयपाल सिंह सीपीआई के थे, उन्होंने उनको चुनाव हरा दिया था। इसके बाद 1977 का चुनाव हुआ, तब तक चौधरी साहब की पार्टी काफ़ी मजबूत हो चुकी थी और उत्तर प्रदेश में भी अच्छी एक का उनका प्रभुत्व हो गया था। तो राष्ट्रीय लोकदल के जो बीएलडी का जो चुनाव चिन्ह था उसी पर चुनाव हुआ और 77 के चुनाव में जो जनता पार्टी बनी, उस जनता पार्टी का मत प्रतिशत था 68.09%। और इसमें जो बीएलडी की को मिली हुई सीटों की हिस्सेदारी थी भारतीय लोकदल को, ये 85 थी, मतलब 85 सीटें थी उनकी पूरे देश भर में। इसके बाद 1980 का चुनाव हुआ, इसमें जनता पार्टी के रूप में चौधरी साहब ने चुनाव लड़ा, जनता पार्टी के साथ रहे। वो विभाजित हो गई थी जनता पार्टी, हालांकि जनता पार्टी भी 2 हो गई थी, एक जनता पार्टी सेकुलर हो गई थी समाजवादी और एक जनता पार्टी अलग थी जिसके उसमें बीजेपी भी शामिल थी। तो इस जनता पार्टी में 1980 की थी, इसमें 29 सीटें मिली इनको लोकसभा में और 29.2% वोट था। 1984 में चौधरी साहब ने लोकदल फिर बना लिया था और इस समय इनको 84 में 5.97% वोट मिले और सीटें मिली इनको 22। 1989 में 35.9% वोट मिले, लेकिन जनता दल के रूप में चौधरी अजित सिंह जनता दल में शामिल हो गए थे
और 54 सीटें जनता दल को उत्तर प्रदेश में मिली। ये हम जो आंकड़ा दे रहे हैं वो केवल उत्तर प्रदेश का है। 1991 में अजीत सिंह के सभी लोगों ने चुनाव लड़ा था। इसमें 22 सीटें मिली, 21.27% वोट मिले। इसके बाद 96 के चुनाव में चौधरी अजीत सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए थे और कांग्रेस के बैनर पर ही चुनाव लड़ा। पूरी कांग्रेस को 96 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से 5 सीटें मिली और 8.14% वोट मिला था। ये राजनीति मंडल कमीशन के लागू होने से पहले की थी। उसके बाद का जो ग्राफ है वो मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद का है और उसका प्रभाव भी दिखाता है। 1998 में बहुत कम वोट मिला भारतीय किसान कामगार पार्टी। 98 का चुनाव भारतीय किसान कामगार पार्टी के रूप में 1.16% वोट इनको मिला और कोई भी सीट नहीं मिली। 99 में राष्ट्रीय लोकदल बन गया, फिर से 2 सीट मिली, 2.49% मत मिला। 2004 में आरएलडी को 3 सीट मिली उत्तर प्रदेश में, 4.49% वोट मिला। 2009 में 5 सीट मिली, 3.27% वोट मिला। 2014 में 0.86% वोट मिला। ये इनको मिला हुआ सबसे निम्न मत प्रतिशत है और कोई सीट नहीं मिली आरएलडी को। 2019 में फिर वही स्थिति हुई, कोई सीट नहीं मिली उत्तर प्रदेश में, 1.69% वोट मिला। 2024 में 2 सीटें मिली हैं आरएलडी को। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के बाद का चुनाव था और 1.57% इनको वोट मिला है। यानी कि ये जो 90 के बाद के जो मंडल की राजनीति का प्रभाव है वो इस पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इनका जो मत प्रतिशत है वो लगातार गिरता चला गया, जबकि एक बहुत अच्छा मत प्रतिशत इससे पहले बीकेडी और बीएलडी का रहा। अब उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है उसके अनुसार अगर हम आरएलडी की ताकत को देखें तो उसमें नज़ारा ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। ये जो अजगर समीकरण था उसका विधानसभा में बहुत प्रभाव हुआ। इसको अगर देखते हैं तो जो 69 का चुनाव था, 69 का, तो बीकेडी ने ये पहला चुनाव लड़ा था। भारतीय क्रांति दल के नाम से इन्होंने पार्टी बनाई थी चौधरी साहब ने, और उसमें 98 सीटें मिली थी। 74 के चुनाव में 106 सीटें जीती बीकेडी ने। 77 में जनता पार्टी बन गई थी, जनता पार्टी के साथ चुनाव हुआ और जनता पार्टी ने 352 सीट जीत कर सरकार बनाई। 80 में ये अलग हो गए थे, जनता पार्टी इन्होंने अपनी अलग बना ली थी, लेकिन 59 सीटें मिली। 85 में 84 सीटें जीती उत्तर प्रदेश में। 89 में जनता दल बन गया था और चौधरी अजीत सिंह जनता दल के साथ चले गए, तो जनता दल को उत्तर प्रदेश में 208 सीटें मिली और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। 91 में फिर जनता दल, क्योंकि विभाजित हो गया था जनता दल, तो विभाजित जनता दल में अजीत सिंह उन्हीं के साथ थे। 91 के चुनाव में 92 सीटें मिली। 93 में 27 सीटें मिली इनको। 96 में चौधरी अजीत सिंह ने एक फिर नया प्रयोग किया और भारतीय किसान कामगार पार्टी बनाई। 96 का चुनाव लड़ा, इसमें मात्र 8 सीटें उत्तर प्रदेश में उनको मिली। इसके बाद फिर देखते हैं कि ये जो राजनीति है फिर वो इस जो 21वीं शताब्दी की राजनीति आ गई, 2000 के बाद की राजनीति आ गई और उसमें मंडल कमीशन का प्रभाव इस पे भी दिखाई दिया, मंडल आयोग का, और यहाँ से इनका सीटों का ग्राफ गिरना शुरू हो गया। 2002 का चुनाव हुआ जिसमें 2.48% मत मिला आरएलडी को और 14 सीटें मिली। 2007 में 10 सीटें मिली, 2.48% वोट मिला। 2012 में 9 सीटें मिली, 2.33% वोट। 2017 में 1.78% वोट और 1 सीट। 2022 में 2.85% वोट और 8 सीट मिली। 2022 का चुनाव इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था। तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इनका जो ग्राफ है, परसेंटेज है, वो इन समीकरणों के जातीय समीकरणों में जहां समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती चली गई, बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ती चली गई, वहीं राष्ट्रीय लोकदल जिसके पास सबसे बड़ा जातीय समीकरण था और एक जाति का एक गठबंधन था, वो टूटने से इनका ग्राफ नीचे आता चला गया।
एक ज़माने में जो बीकेडी 98 सीटें जीत रही थी 1969 में, चौधरी साहब ने 98 सीटें जीती थी, और 74 के चुनाव में बीकेडी ने 106 सीटें जीती। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था विधानसभा चुनाव में चौधरी चरण सिंह का, 106 सीटें जीतना। वही समीकरण और वही पार्टी और उनके उत्तराधिकारी 2017 में एक सीट पर आ गए। यानी कि ये जो जातीय समीकरण है, इनके बिखरने का बिल्कुल भी चौधरी साहब के उत्तराधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, और ये उनका नुकसान नहीं हुआ, ये नुकसान उस क्षेत्र के उन पूरी जातियों का, उन पूरे अजगर समीकरण का हुआ, जाटों का हुआ, राजपूतों का भी हुआ, अहीर और गुजर, इन सब का हुआ, यादवों का भी हुआ, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुद्दे कमज़ोर पड़ गए। अगर ये समीकरण मजबूत रहता और ये राष्ट्रीय लोकदल मजबूत स्थिति में रहता हमेशा, तो वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो समस्याएं हैं और जो मांगें हैं और जो उपेक्षा है, जो उपेक्षा होती है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, वो अर्थव्यवस्था के स्तर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर और तमाम योजनाओं के स्तर पर, वो शायद ना हो पाती। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुद्दा है, एक बेंच का, हाई कोर्ट बेंच का मुद्दा है, पश्चिम में हाई कोर्ट बेंच होनी चाहिए, उसे आज तक कोई उसकी सुनवाई ही नहीं हुई, किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो ये राजनीतिक कमजोरियों के कारण है। अगर ये समीकरण मजबूती से खड़ा रहता और मजबूती से बना रहता, और इस समीकरण पर इनके उत्तराधिकारी ध्यान देते, या कोई और दूसरा दल भी अगर ध्यान देता, तो एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत पश्चिम में बन सकती थी। और वो पश्चिम में ही नहीं बन सकती थी, पश्चिम के आगे भी बन सकती थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी उसका एक कोई स्वरूप हो सकता था। क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आधे उत्तर प्रदेश के बाद फिर आगे जाट नहीं है, गुजरों की संख्या ही बहुत कम है, लेकिन यादव और राजपूत तो पूरे देश में हैं और सभी क्षेत्रों में हैं। उनके साथ अन्य समीकरण जुड़ सकते थे। लेकिन आज हमने जो इस अजगर समीकरण की चर्चा की, आपको भी इसका ध्यान होगा और इस गठबंधन का ध्यान होगा। इस पर आप टिप्पणी जरूर करें, प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर हमारी बात में कहीं कोई लगता हो कि कुछ सुधार की ज़रूरत है, तो वो भी बताएं। और क्योंकि राजनीति जातियों के खांचे में बढ़ गई है, अब उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम हो गया है। हालांकि राजनीति जातियों में ना बटे, ये सबसे अच्छी स्थिति होगी, और मुद्दों की राजनीति हो, योजनाओं पर राजनीति हो, राजनीति जातियों के समीकरणों से बाहर निकल आए, देश के हित में तो यही है। लेकिन अब चूंकि समीकरण रहे हैं और उनसे हार जीत होती रही है, पार्टियां उसी आधार पर टिकट देती हैं, उसी आधार पर नियुक्तियां करती हैं, उसी आधार पर मुख्यमंत्री बनते हैं, गवर्नर भी बनते हैं, मंत्रिमंडल बनते हैं, तो उनकी चर्चा करना समीचीन लगता है, उचित लगता है। ये हालांकि बहुत अच्छा नहीं है कि राजनीति में जातियों की चर्चा इस तरह से की जाए, लेकिन चूँकि ये एक ट्रेंड बन गया है, एक मजबूरी बन गई है, इसलिए हम भी कर रहे हैं। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक और विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।